चलो तो देखो स्टार्ट करते हैं परमाणु की संरचना का एक और नया लेक्चर। पिछले क्लास तक आप लोगों ने पढ़ लिया था रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। भाई रदरफोर्ड था ना, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, उसमें उस प्रयोग से क्या परीक्षित हुआ था, क्या उसने प्रेक्षण निकाले, यानी कि ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड के अल्फा कण, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष। आज हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष मतलब रिजल्ट, प्रेक्षण मतलब कि एक्सपेरिमेंट के बाद उसने क्या प्रेक्षित किया, और रिजल्ट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के बाद प्रेक्षण करने के, और फिर उसके बाद हम उस प्रेक्षण के आधार पर क्या करते हैं, परिणाम घोषित करते हैं। तो वही हमारे पास है निष्कर्ष। तो ये हमारा आज का अगला हेडिंग होगा रिजल्ट्स ऑफ, है ना, अंग्रेजी में क्या होगा, रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां हमें क्या होगा, इसके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स जो हैं उसे लिखना है। तो सबसे पहला निष्कर्ष यहां पर यही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, अधिकतर जो अल्फा के कण हैं वो बिना विक्षेपित हुए क्या हुआ, सोने की पिन्नी से निकल गए। ये था इसका पहला रिजल्ट और घोषित किया इसने। पहला इसका यही था, है ना, प्रेक्षण। तो लिखो इसका पहला प्रेक्षण क्या होगा, अधिकतर अल्फा कण, अधिकतर अल्फा कण धातु की पतली पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं। भाई बिना विक्षेपित हुए निकल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर खाली पड़ा हुआ है कि नहीं। निकल जाते हैं वे अपने मार्ग से क्या नहीं होते, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। इससे क्या निकाला उसने, इस स्टेटमेंट से उसने क्या निकाला निष्कर्ष कि अधिकांश भाग परमाणु में खाली होते हैं, है ना। इससे यह निष्कर्ष निकला कि, लिखो इसमें, इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिकतर परमाणु का भाग खाली है ना। अधिकतर भाग क्या है, खाली है। पहली बात तो ये है ना, भाई सीधे ही निकल गया वो तो क्या करे, खाली होगा तभी तो, यानी खोखला यानी खाली है तभी तो निकल गया, ठीक है ना। हाँ, अब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो धनावेशित अल्फा कण है ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का परमाणु का जो भार होता है ना उससे 4 गुना अधिक है, ठीक है ना। किसका, अल्फा जो कण है उसका केंद्र से निकट से बहुत अधिक विक्षेप हो जाते हैं। यानी हम इसमें ये कह सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, अल्फा कण। अब ये अल्फा कण क्या है, सुना समझाया था मैंने, क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है हीलियम का, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन निकल जाए, सॉरी हाइड्रोजन कह रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए हीलियम में से तो जो बचता है अंदर पॉजिटिव
यानी यानी धनावेशित आवेश प्रोटॉन बचेगा उसमें, उसे हम लोग कहते हैं अल्फा कण, ठीक है ना। अल्फा कण, उसका आवेश क्या होता है, हाइड्रोजन के परमाणु भार से 4 गुना, अब हीलियम का भार 4 गुना तो होता है, इसीलिए अल्फा कण परमाणु के नाभिक यानी कह लो परमाणु का केंद्र, परमाणु का केंद्र, नाभिक तो अभी नाम ही नहीं दिया ना, परमाणु के केंद्र के समीप, मतलब केंद्र के बिल्कुल पास से क्या होते हैं, अधिक विचलित होते हैं, ठीक है ना, के समीप अपने मार्ग से क्या होते हैं, अधिक विचलित हो जाते हैं, अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, वो अधिक विक्षेपित हो जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, विचलित होते हैं, अधिक विक्षेपित हो जाते हैं। अब देखो इससे इसने क्या निकाला निष्कर्ष, है ना, ये हमें जानना है, बहुत जरूरी। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु है, नाभिक है, वहां पर कुछ तो ऐसा है जो अल्फा के कण को धकेल रहा है। क्या कर रहा है, धकेल रहा है, मतलब दूर भगा रहा है ना। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि धन आवेश परमाणु के केंद्र में उपस्थित है। कौन सा आवेश, धन आवेश। क्यों कहा उसने ऐसा, हाँ भाई क्यों कहा उसने, क्योंकि अल्फा कण जो जा रहा है वो धनावेशित है, अगर उसे अपनी तरफ खींचता ना केंद्र परमाणु का, फिर तो अंदर हम नेगेटिव मान सकते थे, लेकिन उसने धकेला, दूर प्रतिकर्षित कर दिया, विक्षेपित हो गए कण, और वो भी अधिक हुए विक्षेपित, इसलिए उसने कहा कि परमाणु का जो प्रत्येक केंद्र है ना, वो धनावेशित पार्टिकल से मिलकर के बना है ना। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का प्रत्येक परमाणु की नाभिक, प्रत्येक परमाणु, नाभिक तो अभी खोज नहीं हुआ ना, नाभिक तो अब बोलेंगे हम, अभी तो नाभिक खोज नहीं गया, इससे नाभिक का खोज हुआ था। प्रत्येक परमाणु का केंद्र धनावेशित कणों से मिलकर बना है, धनावेशित कणों से मिलकर बना है ना, जिसे धनावेशित, क्या धनावेश हो गया लगे, ये धनावेशित कणों से मिलकर बना है, ठीक है ना। और इसे हमने क्या कहा, नाभिक कहा, ठीक है ना। ठीक है ना, हाँ। जिसे क्या कहा, हाँ, परमाणु का नाभिक कहा गया, परमाणु का नाभिक कहा गया, समझ में आया, है ना। तो परमाणु का नाभिक कहा गया, तो क्यों कहा गया, यहाँ पे ना एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ये गोल परमाणु, क्या है ये हमारा गोल परमाणु। भाई आप लोग क्या जानते हो, उसने कहा था थॉमसन ने कि भाई यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस होगा, इस पे कहा था ना उसने, वो उल्लू था, गधा था, उसे पता नहीं था कि यहाँ माइनस नहीं होगा, सतह पर माइनस आवेश बता दिया, अभी देखना धज्जियाँ उड़ जाएगी उसकी, है ना, धज्जियाँ उड़ा दी रदरफोर्ड ने, कह दिया झूठ बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देखो ऐसे निकला, टन टन सीधा निकल गया, ऐसे आया, ऐसे निकल गया, है ना, ऐसे आया, बिना विचलित हुए निकल गया, बताओ। अब यहां पर क्या था इसमें, देखो ये जो परमाणु है,
यहाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बीच में नाभिक में है, ये नाभिक है, ये बिल्कुल केंद्र में, अरे केंद्र नाम दिया था ना उसको, नाभिक तो बोलेंगे हम इसको। यहां से विक्षेपित नहीं हुए, यहां से विक्षेपित नहीं हुए, क्या हुआ, जो अल्फा कण आया ऐसे, अच्छा देखो एक बात और ध्यान रखना, अल्फा कण ऐसे आया, अभी नाभिक के पास में है ना, पास में तो है, अब पास में है तो ऐसे विक्षेपित हुआ ना, ये अल्फा कण आया तो ये देखो और भी पास में है, तो ये और ज्यादा विक्षेपित हो गया, है ना। लेकिन जो बिल्कुल ऐसे आया, ठीक है ना, ये जो बिल्कुल ऐसे आया, ये ऐसे होकर के ऐसे निकल गया, समझे, ऐसे होकर के ऐसे निकल गया, ऐसे निकला, ठीक है ना, याद रहेगा, आ गया समझ में कि क्या का खोज करा था रदरफोर्ड ने। कुछ अल्फा कण इसके नीचे से गुजरे तो ऊपर नहीं गए, ये ऐसे विक्षेपित हो गए, कुछ अल्फा कण ऐसे आए थे तो ये भी ऐसे विक्षेपित हो गए, है ना। तो ये जो अल्फा कण था ये वाला, ये नाभिक से गया, टकराया और वापस उसी पथ पे लौट गया, ठीक है ना। तो इसी को हम, यहां पीछे कोई रे नहीं है ना, इसका मतलब यहां पर कुछ ऐसा है बिल्कुल मध्य में, केंद्र में परमाणु के, जो उसे विक्षेपित कर रहा है अल्फा कण को, और इसके परिणाम में कहा गया कि यहां पर परमाणु का सारा द्रव्यमान, क्या सारा द्रव्यमान, सूक्ष्म भारी धनावेश यहां पर है, ठीक है ना। तो यहां पर कहा गया सूक्ष्म भारी धनावेश, धनावेश है, यानी कि नाभिक कहा, इसे क्या कहा, इसको नाभिक कहा, ठीक है ना। सारा धनावेशित कण यहीं पर ही है, और बाकी स्थान से अगर निकल जाते हैं, अगर बाकी स्थान से, अगर बाकी स्थान से निकलते हैं कण तो सीधा निकल जाता है, देखो ऐसे, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 12th क्लास में भी आता है, 12th क्लास में भी ये जो है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का जो निष्कर्ष है ये पेपर में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। 11th में तो यहाँ पढ़ लिया आपने, 12th क्लास में आपके पास दोबारा से आएगा, ठीक है ना। कॉपी करो, फटाफट से मिलते हैं अभी नेक्स्ट लाइन में। तो नाभिक, हाँ तुम्हारे भी देखते हैं फिजिक्स, है ना, देखो नाभिक, तो नाभिक, परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या निकालने का सूत्र क्या है, लिखो फटाफट से ना, निकालने का जो सूत्र है वो है आर नॉट, अच्छा रेडियस मतलब आर, आर नॉट ए की पावर 1/3। अब यहाँ पर ए क्या है, ए यहाँ पर है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आर नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, आर नॉट क्या है इसमें, हाँ आर नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, आर नॉट, सॉरी यहाँ पर 2 की बजाय 3 आएगा, ठीक है ना, 1/3 आता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। आर नॉट क्या है, स्थिरांक, स्थिरांक है, जिसका मान कहां से कहां तक होता है, जिसका मान हम लोग क्या रखते हैं, 1.3 गुना 10⁻13, क्या लिखते हैं, 1.3 गुना 10⁻13, समझ में आ गया, ध्यान रहेगा ना। अगर सेंटीमीटर में है तो ये है, और अगर मीटर में होगा तो 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15, 1.3 गुना 10⁻15 मीटर, ठीक है ना, ये मीटर में और ये
सेंटीमीटर में, ध्यान रखना है इसका। तो इस, अच्छा ए यहां पर फिर क्या है, ए यहां पर है नाभिक में न्यूक्लियन, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, यानी न्यूक्लियन की संख्या कितनी है ना, इसे हम कहते हैं, ए से दिखाते हैं। अच्छा न्यूक्लियन क्या होता है ये, नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और, तो ध्यान रखना न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटोनों प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होते हैं उसे हम न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है ना। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग यहां देख लेते हैं कि इसकी हेल्प से कैसे निकाला गया रेडियस को और कितना निकला। देखो भाई अब तुम बताओ, चलो एक ही बार 3 लिखा हुआ है ना, मान लो हाइड्रोजन है, क्या है, तो हाइड्रोजन में न्यूक्लियन कितने होते हैं, एक ही तो होते हैं, केवल एक प्रोटॉन होता है उसमें, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें होता नहीं हाइड्रोजन में। तो अगर हाइड्रोजन की निकाली गई रेडियस तो कैसे निकालो, देखो आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का रेडियस जो है वो निकाला गया, तो आर नॉट का मान क्या रखा हम लोगों ने, 1.3 गुना 10 की पावर -15 गुना ए क्या है, न्यूक्लियन की संख्या 1 है, और 1 की पावर क्या कर दूं 1/3, तो यहां पर 1.3 गुना 10 की पावर -15 मीटर निकल गए। कितना निकल के आता है, 1.3 गुना 10 की पावर -15 मीटर। तो 1.3 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटी संख्या है। तो नाभिक की जो समानता, जो परमाणु की नाभिक का जो होता है रेडियस, वो कितना होता है बेटा, रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, वो 10 की पावर -15 होता है ना, ये तो होता है। तो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या जो माना गया वो माना गया क्या, 10 की पावर -15 मीटर, और परमाणु का कितना माना गया, 10 की पावर -10। तो परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, ये जो भाई ये समानता है, ठीक है ना, एवरेज है, परमाणु की त्रिज्या वो कितनी ली गई, 10 की पावर, ये -15 था भाई, 5 लिख दिया, -15, और ये -10 है ना मीटर, दिक्कत तो नहीं, इसे करो कॉपी, है ना। अच्छा अगला जो हमारे पास पॉइंट है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज और कर लेना ऐड, कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में केंद्रित रहता है, ठीक है ना, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, समस्त परमाणु द्रव्यमान, समस्त परमाणु द्रव्यमान नाभिक में, उसके नाभिक में, उसके नाभिक में केंद्रित होता है, ठीक है ना, नाभिक में केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। रदरफोर्ड, ये 12th में आता है दोबारा से, फिजिक्स में आएगा, तो यहाँ, हाँ फिजिक्स में आएगा, तो यहाँ पढ़ लोगे तो वहां पर तुम्हें समस्या नहीं आएगी, ये बोर्ड में आता है इसलिए कह रहा हूँ तुमसे मैं, ठीक है ना। आ तो क्या समझ में, अगला पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट देखो क्या रिजल्ट का, रिजल्ट दे रहे हैं ना, रिजल्ट दे रहे हैं हम लोग। तो थर्ड पॉइंट इसका ये है कि विक्षेपित होने वाले, क्या चीज, विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों, अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम थी, बहुत कम थी। अब अगर अल्फा कणों की संख्या बहुत ही कम थी तो इसका अर्थ ये होता है कि नाभिक का जो आयतन
वो पूरे परमाणु के आयतन की तुलना में एक छोटा सा भाग है। आप ऐसे मान सकते हो जैसे पूरा क्रिकेट का स्टेडियम है, क्रिकेट का स्टेडियम है, और जो खिलाड़ी खेलते हैं छोटे से पिच पे कितना कम होता है ना, वो जो होता है स्टेडियम पूरा पिच, सॉरी जो पूरा फील्ड होता है बहुत बड़ा होता है, और फील्ड की तुलना में देखो ना, फील्ड इतना बड़ा होता है और फील्ड की तुलना में यहाँ पर छोटा सा खेलते हैं, है ना। तो ऐसे ही ये आयतन कितना कम है, ये आयतन कितना ज्यादा है। तो इससे आप तुलना कर सकते हो, इसी प्रकार से परमाणु में होता है ना। अतः नाभिक अतः नाभिक परमाणु का छोटा सा भाग है ना, क्या है, छोटा सा भाग है ना, यानी कि उसकी तुलना बहुत ही कम है, आयतन जो है ना उसकी बहुत ही कम है, छोटा सा भाग है। संपूर्ण अर्थात लिख दो, अर्थात करके, है ना, अर्थात परमाणु का संपूर्ण परमाणु के आयतन की तुलना में नाभिक का आयतन, किसका, नाभिक का आयतन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझ आए बात तुमको, क्या होता है, नाभिक आयतन बहुत कम होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रहेगा ना, छोटा सा भाग है ना इसलिए। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और कहा उसने, क्या कहा भाई, पर भाई रदरफोर्ड साहब ने कहा चौथे पॉइंट में अपने, कि अलग अलग परमाणु, जब अलग अलग धातुओं का परमाणु का पन्नी लिया तो अल्फा कणों की विक्षेपण जो है वो भिन्न भिन्न था, क्या था, हाँ। तो इसके आधार पर उसने ये भी बोला कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और इसीलिए परमाणु का भार भी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। हाँ देखो, विभिन्न या हम लोग को भिन्न धातुओं की भिन्न भिन्न, है ना, भिन्न भिन्न धातुओं की पन्नी से अल्फा कणों का विक्षेपण भी भिन्न भिन्न संख्या में हुआ, भिन्न भिन्न संख्या में हुआ। यहां भिन्न भिन्न को विभिन्न विभिन्न धातु की पन्नी से अल्फा कणों का विक्षेपण भी भिन्न भिन्न संख्या में हुआ। इससे 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 यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निकलता है निष्कर्ष, कि विभिन्न परमाणुओं के नाभिक में आवेश भिन्न भिन्न है ना, कि विभिन्न परमाणुओं के नाभिक में आवेश भिन्न भिन्न है, क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, विभिन्न परमाणुओं के भार भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न भिन्न, ये भिन्न भिन्न होता है, इसमें द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये था इसका रदरफोर्ड का क्या चीज, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के
रिजल्ट, परिणाम, निष्कर्ष। ठीक है, अब इन सभी के बिहाफ पर इसने अपना परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया लोगों के सामने। क्या क्या इसने? तो अब आएगा इसका रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल। ठीक है ना, तो इसने नाम दिया रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो लिखो हेडिंग फटाफट से, है ना, सब हो गया, लिख लिया, नहीं लिखा तो आराम से लिख लो। ठीक है ना, छापो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल लिखो। रदरफोर्ड, ऐसे नहीं, बड़े बड़े लिखते हैं ना, रदरफोर्ड रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, नाभिकीय परमाणु मॉडल। चल, है ना, पावर ऑफ हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, बताओ। लिखो फिर से हेडिंग लिखो। रदरफोर्ड का नाभिकीय, कौन सा? नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है, देखो क्या क्या बातें इसने बताया, है ना, लिख दो हेडिंग फटाफट से, लिख दिया हेडिंग। चलो, क्या क्या बात इसने बताया, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट। क्या देखेंगे? पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो परमाणु है वो गोलाकार उदासीन परमाणु होता है। ठीक है ना, लिखो इसमें फटाफट से, देखो लिखो परमाणु, पॉइंट गिरो उसमें, परमाणु सूक्ष्म गोलाकार उदासीन कण है। सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। क्या है ये? ध्यान है ना, विद्युत उदासीन, इस मतलब ये बात थॉमसन साहब ने भी कहा था कि जो परमाणु का मॉडल है वो उदासीन होता है, उससे केवल यही बात सत्य था, बाकी और कोई बात सत्य नहीं था। ठीक है भाई, है ना। हाँ, और क्या कहा इसने कहा कि परमाणु के अंदर जो रिक्त स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये ध्यान रखना। लिखो लिखो, यह धनावेशित नाभिक के, यह धनावेशित नाभिक के त्रिविम आकाश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, किसमें? 3D लिखना, मतलब डायमेंशनल 3D स्पेस में कौन घूमते हैं बताओ? हाँ, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। में गतिशील इलेक्ट्रॉन गतिशील रहेंगे, इसने भी कहा। में 2 बार लिख दिया, 3D स्पेस में गतिशील इलेक्ट्रॉन का एक समूह है। क्या है? एक समूह है। समझ में आ रही बात तो मेरी कि नहीं आ रही है? इलेक्ट्रॉन गतिशील है, उसका एक समूह है। सेकंड बात इसने क्या बताया? ये तो पहली लाइन थी इसकी, सारी बात इसमें इसने कह दिया। ठीक है ना,
अब है परमाणु का केंद्रीय भाग, जो बहुत ही अति सूक्ष्म क्षेत्र में केंद्रित होता है, ठीक है ना। वहां पर क्या होता है, सारा कुल धनावेश, समस्त जो भार है वो निहित रहता है। लिखो, परमाणु के सूक्ष्म यानी कि नाभिक में, भाई नाभिक कहा था ना उसने, उसको नाभिक में परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान निहित रहता है। क्या रहता है, निहित रहता है। निहित मतलब उसमें केंद्रित रहता है। समझ आया कि तुमको कि नहीं है भाई? हाँ, धनावेश और उसका भार, ठीक है ना, सब वहीं रहते हैं। फिर ये बोलता है कि भिन्न भिन्न परमाणुओं के नाभिक में भिन्न भिन्न क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की बात कर रहा है। लिखो, भिन्न भिन्न परमाणुओं में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भिन्न भिन्न परमाणुओं में धनावेशों की संख्या, किसकी, धनावेशों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, भी भिन्न भिन्न होती है। भाई अलग अलग परमाणु है तो प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। ये बात सर्वप्रथम इसी भाई साहब ने हमें बताया, ठीक है ना। चौथा पॉइंट कहता है कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नाभिक के बाहर जो स्पेस है, हमने कहा 3D स्पेस, जो रिक्त स्पेस है, उसमें गोलाकार पथ में घूमता है, जिसे उसने क्या कहा, ऑर्बिट कहा, ठीक है ना। हाँ, इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनेगी, और यही जो बात इसने कहा यही इसके फेल का कारण भी बनेगा, ठीक है ना। कहते हैं ना, कारण जो है ये फेल क्यों हुआ, इसी अपनी बात की वजह से फेल हो गया। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में वृत्तीय, क्या बोला इसने, वृत्तीय पथ, इस वृत्तीय पथ को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑर्बिट। वृत्तीय पथ में गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, पथ में घूमते हैं, और बहुत अधिक तेज गति से घूमते हैं, ऐसे नहीं वैसे घूमते हैं, ठीक है ना। जिन्हें कक्ष कहते हैं ना, वृत्तीय पथ में घूमते हैं, ठीक है ना। बहुत तेजी से घूमते रहते हैं ना, में यहां लिखो, बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और यही लाइन जो है सो के गले का फांसी का फंदा बनेगा। फेल भी इसी वजह से होगा। देखना, जो ना कि कहा इसने कि वृत्तीय पथ में, तो वृत्तीय पथ को हम ऑर्बिट कहेंगे, ठीक है ना। ऑर्बिट यानी कक्ष बोलते हैं, जिसमें घूमेंगे, कक्ष बोलेंगे, में बहुत तेजी से घूमते रहते हैं, ठीक है ना। चौथी बात इसने क्या करा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार में बहुत कम होता है। ये तो सब जानते ही है ना, ये तो मैंने पहले आपको लिखवा दिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हमें यहां पर क्या करना है, इसने अपने परमाणु की तुलना सौर परिवार से करा। किससे करा, सौर मंडल से, ठीक है ना। हाँ, यहां लिखना, और अपने परमाणु मॉडल, अपने मॉडल की तुलना किससे करी, अपने मॉडल की
तुलना सौर मंडल से करी। क्या करा? सौर मंडल से किया। ठीक है ना? सौर मंडल से किया। जिस प्रकार ग्रह, कौन? ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी किसमें? वृत्तीय पथ यानी कि कक्ष में परिक्रमा, कक्ष में नाभिक की परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। समझ में आई बात? तुम्हें नहीं आई? क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना? ये इसने बात बताई। कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है कि जो धनावेशित कण होते हैं नाभिक के अंदर, वो और जो बाहर से जो वृत्त पर केंद्रीय बल लगता है, वो दोनों बराबर होते हैं। ये इसीलिए क्या होते हैं? टिके रहते हैं। आपको बताता हूँ आगे। इसलिए इस मॉडल को क्या कहते हैं? हाँ लिखो, इसलिए इस मॉडल को एक और नाम दिया गया। इस मॉडल को सौर कह लो या फिर ग्रहीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? ये कहा। और क्या कहा इसमें? और इसमें यह कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल और किसमें? हाँ, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत आकर्षण बल दोनों बराबर होते हैं, इसीलिए संतुलन बनाए रखेंगे। अपकेंद्रीय बल और नाभिक एवं इलेक्ट्रॉनों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल संतुलित रहते हैं। क्या रहते हैं? संतुलित रहते हैं। इसलिए, है ना? हाँ, इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेगा। लेकिन फिर भी मैक्सवेल भाई साहब आएगा। ठीक है ना? मैक्सवेल भाई साहब इसकी इस वाले पॉइंट से, किससे? इस वाले पॉइंट से कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं नाभिक के चारों तरफ, उस पॉइंट से उसको फेल करेगा। ठीक है ना? और फिर वो हमारा जो है फेल हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लिया सब लोग? तो ये था हमारा रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो अभी आपने सुना, लिखा। जितने पॉइंट मैंने भी आपको लिखवाए, इन सभी पॉइंट के आधार पर ये रहा, यहां से स्टार्ट है। क्या कहा उसको? नाभिकीय परमाणु मॉडल। किसके? रदरफोर्ड के। ठीक है ना? इन सभी पॉइंट्स को आप कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मैं आपको रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं बताऊंगा। ठीक है? क्लार्क मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक जिसने फेल कर दिया इसको। ठीक है ना भाई? रदरफोर्ड ने फेल कर दिया किसको? थॉमसन साहब को। अब थॉमसन साहब के बाद में जो रदरफोर्ड साहब आया, इसको फेल कर देगा मैक्सवेल जानबूझ के फेल नहीं करेगा इसको। ठीक है ना? मैक्सवेल की एक थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरण।
उस थ्योरी को ये फेल कर रहा था रदरफोर्ड, इसलिए उसे गुस्सा आ गया, कह रहा साल तो हमको फेल कर रहा है, तुमको फेल करेगा। ठीक है ना। तो ये मैं आपको कल क्लास में मैं बताऊंगा, अगली क्लास में। ठीक है ना। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।